नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में क्लासेस के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी को रखा बरकरार। कहा, हिजाब इस्लाम का लाजमी मजहबी अमल नहीं है और इस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। यूक्रेन से वापस होने वाले मेडिकल तलबा के तालीमी अखराजात तेलंगाना हुकूमत करेगी बर्दाश्त। वज़ीर आला केसीआर का असेंबली में ऐलान। सरकारी मुलाजिमतों के तखर्रुरात के इम्तिहानात उर्दू में भी लिख सकेंगे। वज़ीर आला केसीआर का असेंबली में बड़ा ऐलान। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। हिजाब फैसले पर बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। कोई शर्ट पहनता है तो कोई शेरवानी, इससे हुकूमत का क्या ताल्लुक। हिजाब तनाज़े पर वज़ीर आला केसीआर का जबरदस्त रद्द-ए-अमल। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज सेशन के आखिरी दिन बीजेपी के 3 अरकान की मुअत्तली को बहाल करने से कर दिया इनकार। नामपल्ली गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में डायलिसिस सेंटर कायम किया जाए। एमएलए जाफर हुसैन मेराज का असेंबली में हुकूमत से मुतालिबा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यूक्रेन से वापस होने वाले तेलंगाना के तलबा के लिए एक खुशी की खबर सुनाई है। वज़ीर आला केसीआर ने यूक्रेन से वापस होने वाले तेलंगाना के तलबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। असेंबली में इस मसले पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि यूक्रेन में मेडिकल की तालीम 25 लाख रुपये में मुकम्मिल होती है, इसलिए यहाँ के कई तलबा यूक्रेन रवाना हुए थे, लेकिन जंग के बायस तेलंगाना के 740 तलबा यूक्रेन से वापस आ गए। इनमें तकरीबन 710 तलबा मेडिकल की तालीम के लिए गए थे। इनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। वज़ीर आला ने कहा कि मेडिकल के तमाम तलबा को तालीम जारी रखने के लिए हुकूमत इनकी पूरी मदद करेगी और कहा इनकी तालीम पर कितनी भी रकम खर्च करने तैयार है। 740 పైచిలకు పిల్లలు మన తెలంగాణ పిల్లలు, ఇందులో 700 పైచిలకు పిల్లలు ఎంబీబీఎస్ చదవడానికి పోయిన పాపం. అక్కడ 20-25 లక్షలు అయిపోతే సార్ ఇక్కడ ₹1 కోటి అడుగుతున్నారు. కాస్ట్లీ ఉన్నది. పేద పిల్లలు ఇది భరించలేని వాళ్ళు పాపం అక్కడనే చదువుకుంటామని అడిగిపోయినారు. ఎందుకు పోయినా అంటే ఇక్కడ దిక్కు లేదు కాబట్టి పోయినారు, అవకాశం లేదు కాబట్టి పోయినారు. ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు ఆ పిల్లల యుద్ధం ఇంకా సంసిపోలేదు, అది ఏమవుతుందో తెలియదు. కింద పడి మీద పడి ఇప్పటి వరకు 710 మంది పిల్లలు మనం టికెట్లు భరించి తెచ్చినాం అధ్యక్ష, వాపస్ తెచ్చినాం. ఇప్పుడు వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంది? వాళ్ళ చదువు డిస్కంటిన్యూ కావన్నా, ఆగిపోవన్నా, తిరిగి ఉక్రెయిన్ పోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయా? ఏం జరగాల? తెలంగాణ ప్రభుత్వంగా నేను ప్రకటిస్తా ఉన్న అధ్యక్ష, మేము భారత ప్రభుత్వానికి రాస్తాం, వెంటనే వాళ్ళ చదువులకు ఎంత ఖర్చు అయినా మేము భరించి ఇక్కడ చదివిస్తాం. వాళ్ళు డిస్కంటిన్యూ కాకుండా, వాళ్ళ భవిష్యత్తు దెబ్బతినకుండా నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, ఇక్కడనే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఉన్నారు, నేను మనవి చేస్తాను, వెంటనే రాయండి. ప్లీజ్ రైట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇమీడియట్లీ, వీఆర్ రెడీ. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में अनकरीब होने वाले 80,000 मुलाजिमतों के तखर्रुरात के इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने का ऐलान किया है। रियासती असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तखर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात उर्दू में भी होंगे ताकि उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को मौक़े फराहम किया जा सके। इस सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर ने वज़ीर फाइनेंस और वज़ीर तालीम को मुनासिब इक़दामात की हिदायत दी। और दूसरी बात है जो आपने कहा है वो भी सच बात है। बच्चे जब हमारे इम्तिहान लिखने जाएंगे, जो कि 80,000 एम्प्लॉयमेंट का ऐलानात हुआ है, तो इम्तिहान लिखेंगे बच्चे, जो जिसके किस्मत में मिलेंगे, ठीक बात है। उर्दू में लिखने का मौका उनको मिलना चाहिए हर जगह। एंड आई विल पर्सनली इंश्योर, आई रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड आल्सो द एजुकेशन, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, to see that at every level people are allowed who want to write the exam in Urdu. बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। और कुछ जो पहले हम फॉलो कर रहे थे उसके बारे में भी आपने जिक्र किया, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनॉरिटी के मेंबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
हर शोबे हयात में होना चाहिए। यहाँ वहाँ क्यों, जहाँ जहाँ खामियां हैं आपने जो मुतालबा किया मैंने नोट कर लिया, बिल्कुल उस पर गौर करेंगे और जल्द से जल्द वो पूरे जो जितने नशिस्तों पे वैकेंसीज है वहाँ पे माइनॉरिटीज को अच्छा मौका दिया जाएगा। मैं आपसे भी प्रपोजल लेता हूँ, वो सारे चीज़ जो भी करने हैं मैं कर लेता हूँ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में क्लासेस के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी मजहबी अमल नहीं है, इस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम तालिबात की जानिब से दायर की गई तमाम अर्जियां खारिज कर दी। हिजाब तनाज़े से मुतालिक मामले पर फैसला 3 जजों चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में 15 दिनों तक समाअत की और गुज़िश्ता महीने अपना फैसला महफूज रखा था। वहीं मामले की हसास नौयत के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कर्नाटक के अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। जो इलाके ज़्यादा हसास है इनमें स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया गया। पहला सवाल ये कि हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ है। अदालत ने अपने जवाब में कहा कि मुस्लिम ख़वातीन का हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। दूसरा सवाल ये कि इजहार राय की आज़ादी और हक़ राजदारी के तहत हिजाब पहनना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म के तयन पर तलबा एतराज़ ज़ाहिर नहीं कर सकते। स्कूली यूनिफॉर्म का तयन रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। मामले की समाअत के दौरान तीसरा सवाल ये उठाया गया कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से 5 फरवरी 2022 को जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो मनमाने तौर पर जारी किया गया है और क्या यह हुक्मनामा आइन के आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी करता है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि चूंकि रियासती हुकूमत इस हुक्मनामे को जारी करने का इख्तियार हासिल है, लिहाजा इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि अर्जी गुजार ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए कि हुकूमत ने मनमाने तौर पर फैसले पर अमल दरामद किया है। We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. The answer to our second question is we are of the considered opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object to. The answer to third question is in view of above, we are of the considered opinion that the government has power to issue the impugned government order dated 5/2/2022 and no case is made out for its invalidation. The answer to fourth question is we are of the considered opinion that no case is made out in writ petition number 2146/2022 for issuance of a direction for initiating disciplinary inquiry against respondents 6 to 14. The prayer for issuance of writ of quo warranto against respondent number 15 and 16 is rejected, being not maintainable. Accordingly, in the above circumstances, all these writ petitions being devoid of merits are liable to be and accordingly are dismissed. In view of dismissal of these writ petitions, all the pending applications pale into significance and are accordingly disposed of. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब से मुताल्लिक फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। फैसले से इख्तिलाफ करना मेरा हक है और मुझे उम्मीद है कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि दीगर मजहबी तंजीमें भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बैरिस्टर अवैसी ने इस सिलसिले में बादजा मीडिया से बात की कि हम कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब के फैसले से डिसएग्री करते हैं और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि ये संविधान के ये सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एक कल्चर को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और ये आर्टिकल 15 को भी कि जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन के ऊपर वो उसका भी वायलेशन करता है। तो ये 4-5 चीज़ों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के हम डिसएग्री करते हैं। और तीसरी बात ये है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे एसेंशियल है ही नहीं है? आखिर बात कहाँ ख़त्म होगी? मस्जिद की बात हुई तो आपने कहा मस्जिद एसेंशियल नहीं है,
दाढ़ी की बात हुई, आपने कहा दाढ़ी एसेंशियल नहीं है, अब आप बोल हिजाब नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट जो साबरीमाला का हियर कर रहा है जजमेंट को, उसमें हमको ये चाहिए कि हम अपील करें, इसीलिए हम करें सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करनी चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम लड़की ये कहती है कि हिजाब मेरे फेथ का एसेंशियल है, तो किसी मुसलमान को भी अख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर एसेंशियल ही नहीं है, वो उसका राइट है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस संविधान में है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और छठी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म, भाई यूनिफॉर्म अगर पहनने से जात नहीं मालूम होती कौन सी कास्ट का है कौन सी कास्ट का नहीं है। और यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में, तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। तो ये चीज है। आपको नहीं ऐसा लगता है कि स्कूल के बने हुए नियम उन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होता है? बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं हिजाब मत पहनो, कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से, हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने TRT 2017 के दौरान उर्दू मीडियम स्कूलों में SC और ST तबकात के उम्मीदवारों के लिए मख्तस असातिज़ा की 535 जायदादों को डी रिजर्व करने का असम्बली में हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मसले को वक्फे सफ़र के दौरान उठाते हुए कहा कि उर्दू मीडियम स्कूलों में SC ST के उम्मीदवारों के लिए मख्तस जायदादों से उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों का तखर्रुर नहीं हो रहा है और ये जायदादें 5 साल से खाली है। उन्होंने कहा इसे डी रिजर्व करने पर इन जायदादों को उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों से पूरा किया जा सकता है। स्पीकर साहब, 2017 TRT के 535 पोस्ट वैकेंट है अब तक, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो SC, ST, BC और वुमेन के जो जुमरे के अंदर ये रिजर्व सीट्स थे, 2017 से 535 पोस्ट वैकेंट है। मैं आपके जरिए, हम बारहा हर सेशन के अंदर ये चीज़ को उठाते आए हैं, हर सेशन में ये चीज़ बोल रहे हैं कि मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये पोस्ट डी रिजर्व करिए। डी रिजर्व करके जो ऑलरेडी एग्जाम लिख दिए, मेरिट जो भी बच्चे हैं, मेरिट कैंडिडेट्स को जो है ना, इसके ऊपर नौकरियां दीजिए। आप 535 पोस्ट है मिनिस्टर साहब, 535 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ क्योंकि उर्दू मीडियम के अंदर जो है ना SC ST के लोग नहीं आते, वो पोस्ट वैसी खाली जा रही। तो उसको डी रिजर्व करने का एक प्रोसेस है, उसको डी रिजर्व कर जो बच्चे बच्चियां मेरिट में एग्जाम दिए, मेरिट में है, उनको ये पोस्ट दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए। ये आपसे हम बारहा हर असेंबली में बोल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस असेंबली के बाद हुकूमत जो है इसको कराएंगी इंशाअल्लाह। मिनिस्टर गारू, అధ్యక్ష బలాల గారు ఉర్దూ టీచర్ల విషయం ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. అది ఒక రాతపూర్వకంగా ఇస్తే సంబంధిత మంత్రి గారికి కూడా పంపించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. रियासत कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर हाईकोर्ट के फैसले से मुसलमानों में गम व गुस्सा है। इस बीच तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर असेंबली में तबसरा करते हुए कहा कि इस मुल्क में कोई शर्ट पहनता है तो कोई वास्कोट, कोई धोती पहनता है, कोई शेरवानी, ये अवाम की मर्जी है। कहा इससे हुकूमत को क्या ताल्लुक़ है। वज़ीर आला KCR ने मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी जुनूनियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमें मुल्क को इस तरह की जुनूनियत से बाहर निकलने की ज़रूरत है ताकि नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम हो सके।
చిన్న చిన్న మత కలహాలు పెట్టి ఇంకో కలహాలు పెట్టి ప్రజలను విడదీసి ప్రజలను ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళని పడేసి తన్నేస్తే బెంగళూరులో విమానం దిగితే ఆడ కర్ఫ్యూ ఉంటుందట హిజాబ్ పంచాయతీ హిజాబ్ అదేందో హిజాబ్ పంచాయతీ ప్రజలు దొరుకునే ఆహారం అధ్యక్ష బట్టలు ఒక ఆయన షర్ట్ వేసుకుంటాడు ఒక ఆయన వాస్కోట్ వేసుకుంటాడు ఒక ఆయన ధోతి కట్టుకుంటాడు ఒక ఆయన షేర్వాణి మనకి ఎవరు దాంతో గవర్నమెంట్కి ఏం సంబంధం అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాదు అది ఒక అంశంలాగా చిత్రీకరించి ఇంత సంకుచితమైనటువంటి విధానంలో వ్యవహారం చేస్తే ఈ దేశం ఎక్కడికి పోతుంది ఏం జరుగుతుంది मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज असम्बली में नामपल्ली एरिया अस्पताल में डायलिसिस सेंटर कायम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने नीलोफर अस्पताल में कार्डियोलॉजी यूनिट कायम करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया, जिस पर वजीर KTR ने इन्हें मुस्बित जवाब दिया। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा सवाल हेल्थ मिनिस्टर साहब से है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 हॉस्पिटल है साहब। नीलोफर हॉस्पिटल जो बच्चों के लिए चिल्ड्रंस के लिए है, MNJ कैंसर हॉस्पिटल है सर जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है जो आंख के लिए। इसके साथ साथ साहब मेरे पास एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली है सर। जब से मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना हूं सर, ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है सर। पहले आउट पेशेंट के अंदर सर 80 से 100 आते थे सर, आज मोर देन 1500 आउट पेशेंट आ रहे हैं सर। डिलीवरीज भी 400 प्लस हो रहे हैं, दूसरे चीज़ें भी अच्छे हो रहे हैं सर। मैं लास्ट टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी साहब थे सर, जब से मैं कंटिन्यूस प्रपोजल दे रहा हूं सर, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर ICU यूनिट डालना चाहिए सर, और डायलिसिस सेंटर आज बेइंतहा जरूरी है सर। आज अगर देखते हैं तो काफी लोगों को किडनी प्रॉब्लम चल रहा है सर, इसके लिए एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर डायलिसिस सेंटर के लिए कंटिन्यूस हमने रिप्रेजेंटेशन दे रहे सर, उसको पूरा करना चाहिए सर। एक और सर, नीलोफर हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है सर, उसके अंदर हार्ट के लिए कोई सहूलत नहीं है सर, तमाम चीजों के ट्रीटमेंट होता है सर। बच्चों को बस हार्ट के अंदर होल होता है सर, वैसे चीज के लिए इलाज के लिए उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता सर। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है सर, आप नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट के लिए पूरा करिए, कार्डियोलॉजी यूनिट डालिए सर, यही मेरा सवाल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर सर, जनाब जाफर हुसैन साहब ने जो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के बारे में और वहाँ ICU फैसिलिटी और उसके साथ ही साथ आपने जो नीलोफर में भी कार्डियोलॉजी सेंटर के वास्ते और डायलिसिस सेंटर के वास्ते भी आपने जो बोला, आप लिख के भी दे दीजिए, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को दे दूंगा, पर हमने नोट भी कर लिया, बट आप लिख के दिए तो और भी आसानी हो जाती। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने हिजाब पर पाबंदी से मुताल्लिक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद राजा सिंह ने ट्विटर पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस्लाम में हिजाब एक ज़रूरी मजहबी अमल नहीं है। कहा हिजाब बैन यकीनी तौर पर तलबा के हक में है। उन्होंने कहा कि स्कूल तालीम के लिए है, मजहबी रसूमात के लिए नहीं। कहा स्कूलों और कॉलेजों के लिए एकसा ड्रेस कोड पर अमल करना चाहिए। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान असम्बली से मुअत्तल करदा बीजेपी के 3 अरकान असम्बली की मुअत्तली बहाल करने से इनकार कर दिया। इस खुसूस में बीजेपी के 3 अरकान असम्बली ईटला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मशवरे पर आज सुबह असम्बली पहुंचकर स्पीकर से मुलाकात की और मुअत्तली को बहाल करने की दरख्वास्त की। ताहम स्पीकर ने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इन तीनों को अहाताए असम्बली से बाहर जाने की हिदायत दी। स्पीकर ने इन अरकान असम्बली को मीडिया पॉइंट पर बातचीत करने की भी इजाज़त नहीं दी, जिस पर ये तीनों अरकान असम्बली बीजेपी के दफ्तर रवाना हो गए। आज तेलंगाना असम्बली सेशन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन ऐवान में बैठने की इजाज़त देने की दरख्वास्त को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद बल्दी हुदूद में वाक़ बिलाल नगर अलीपुर में जहराबाद मजलिसी सदर मोहम्मद अख्तर अहमद ने दौरा करते हुए पार्टी का परचम कुशाई अंजाम दी। इस ज़िमन में मुकामी आवाम ने मजलिस के ज़िम्मेदारान की शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अख्तर अहमद ने आवाम से खिताब करते हुए मजलिस की कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाया और बिलाल नगर कॉलोनी के बल्दी मसाइल को कमिश्नर बल्दिया सुभाष राव देशमुख को वाकिफ़ करवाकर मसाइल की यकसुई की कोशिश करने का वादा किया और आवाम से अपील की कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दुआओं से नवाजे और मजलिस का साथ दे। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी आमिर बिन अब्दुल्ला, शेख इलियास, खाजिन मोहम्मद तसफ़ुर, अलीपुर वार्ड सदर मोहम्मद मुजीब के अलावा शांतिनगर वार्ड सदर मोहम्मद यूनुस और
जमात के कायदीन मोहम्मद समीर, मोहम्मद वली, मोहम्मद बाबर और फैयाज के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हल्का असम्बली ज़हीराबाद में बालनगर कॉलोनी अलीपुर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परचम कशाई अंजाम दी गई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो मजबूती है उसको और चार चांद लगाने में बालनगर के अवाम सामने आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करने वाली एक भारत की पहली जमात है और आज बालनगर के जब परचम कशाई के दौरान हम जब आए हैं तो हमारी जमात के तमाम जिम्मेदारों ने यही देखा कि बालनगर के सिर्फ घरें हैं लेकिन तरक्याती काम एक भी बालनगर के अंदर नहीं हुआ। सड़कें खस्ता हालत हैं, नालियां वसी हैं, नालियों का काम है, सड़कें बनानी हैं और आबरसानी का काम जैसे का वैसा है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करेंगे और बालनगर की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह पूरी जिद्दोजहद करेंगे ताकि यहाँ के भी अवाम आसानी से जिंदगी गुजार सकें। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। महकमे पुलिस एडिशनल डायरेक्टर जनरल अभिलाषा बिस्ता ने भैंसा का दौरा किया और गड्ढा नवागू प्रोजेक्ट के करीब मौजे मिर्ज़ापुर से मुतसिल कायम होने वाले 2nd बटालियन पुलिस सब हेडक्वार्टर की अराजी का मुकम्मल और तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर जिला निर्मल एसपी प्रवीण कुमार, भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और दीगर पुलिस ओहदेदारों के अलावा तहसीलदार विशंबर और महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारान मौजूद थे। भैंसा शहर में जमात अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे मदरसा अबी बिन काब में ज़ेर तालीम तकरीबन 110 मासूम तलबा और तालिबात को सालाना इम्तहानात में बेहतरीन मुजाहरे पेश करने पर इनाम अव्वल, इनाम दुवम और इनाम सुवम से नवाजा गया। इस ज़िमन में मस्जिद तौहीद जमात अहले हदीस नज़द मुस्लिम फंक्शन हॉल भैंसा में एक तकरीब तकसीम असनादात व इनामात मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत जमात अहले हदीस अमीर जमात ज़िला निर्मल अब्दुल्ला ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से शेख अब्दुल खालिक आलियावी सदर मुदर्रिस दारुल तौहीद नांदेड़ ने शिरकत की। इस तकरीब में शेख खालिद मोहम्मदी इमाम व ख़तीब मस्जिद तौहीद ने मासूम तालिबा इनायत फ़ातिमा से मुख्तलिफ दीनी सवालात किए, जिस पर तालिबा ने बेखौफ तमाम सवालात के शानदार अंदाज में जवाबात दिए, जिस पर तालिबा इनायत फ़ातिमा खान के सलाहियतों की तमाम शुरका ने तारीफ़ करते हुए हौसला अफजाई करते हुए मुख्तलिफ इनामात और नकद रकम से सरफराज किया। बादशाह तमाम तलबा में सालाना इम्तहानात के नताइज पर मबनी असनादात और इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर औलिया तलबा, असातिज़ा और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। हाँ बेटी, सबसे पहले मुझे बताओ कि अल्लाह ताला एक है कि 5? अल्लाह ताला कहाँ है? आसमान के ऊपर। हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला। हम सबको रिस्क कौन देता है? अल्लाह ताला। हम सबको बीमार कौन करता है? अल्लाह ताला। हम सबको ठीक कौन करता है? अल्लाह ताला ने आसमान से कौन सी किताब नाजिल की है? कुरान मजीद। ये कुरान मजीद किस नबी पे नाजिल किया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। सबसे पहले नबी का नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद किसे कहते हैं बेटी? अल्लाह को एक मानना और उसके साथ शरीक ना करना। माशाअल्लाह, ये तौहीद बच्ची जानती है, अल्लाह को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना। अच्छा बेटी, अल्लाह ताला ने रात और दिन में कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है? 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ईशा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम सब के नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्के में। मक्के से कहाँ गए? मदीना। मदीना। इस्लाम का इनकार करने वाले को क्या कहते हैं? काफिर। माशाअल्लाह। चलो बेटा, ठहरो बेटी ना।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और इनायत फ़ातिमा, आप अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इस तरह के सवालात अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों को याद है। हमारे पास की तालीम का म्यार आप इस सवाल जवाबात से समझ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के दिलों में हमने तौहीद डाली है। अल्लाह ताला इसका अज्र सबको देगा जितने भी लोग हैं, और आने वाली नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह। यहाँ से जो तालीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो तौहीद की हो रही है, शिर्क से जो है बचाव की हो रही है। और ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आप सुने आपने कि तौहीद किसे कहते हैं, अल्लाह को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना। ये लो बेटी आपका इनाम। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में क्लासेस के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी को रखा बरकरार। कहा, हिजाब इस्लाम का लाजमी मजहबी अमल नहीं है और इस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। यूक्रेन से वापस होने वाले मेडिकल तलबा के तालीमी अखराजात तेलंगाना हुकूमत करेगी बर्दाश्त। वज़ीर आला केसीआर का असेंबली में ऐलान। सरकारी मुलाजिमतों के तखर्रुरात के इम्तिहानात उर्दू में भी लिख सकेंगे। वज़ीर आला केसीआर का असेंबली में बड़ा ऐलान। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। हिजाब फैसले पर बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। कोई शर्ट पहनता है तो कोई शेरवानी, इससे हुकूमत का क्या ताल्लुक। हिजाब तनाज़े पर वज़ीर आला केसीआर का जबरदस्त रद्द-ए-अमल। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज सेशन के आखिरी दिन बीजेपी के 3 अरकान की मुअत्तली को बहाल करने से कर दिया इनकार। नामपल्ली गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में डायलिसिस सेंटर कायम किया जाए। एमएलए जाफर हुसैन मेराज का असेंबली में हुकूमत से मुतालिबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।